गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। भुगतान शेष में असंतुलन के कारण कौन कौन से हैं? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट? इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। एक देश के भुगतान शेष में असंतुलन या तो घाटा या अतिरेक हो सकता है। इट कैन बी अ डेफिसिट एंड इट कैन बी अ सरप्लस। एक देश के भुगतान शेष में घाटा या अतिरेक तब होता है जब उसकी स्वायत्त प्राप्तियां उसके स्वायत्त भुगतान से मेल नहीं खाते हैं, यानी ऑटोनोमस रिसिप्ट्स और ऑटोनोमस जो पेमेंट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। यदि स्वायत्त डेबिट भुगतानों से स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियां अधिक है तो भुगतान शेष में अतिरेक होता है और असंतुलन अनुकूल या फेवरेबल कहा जाता है। दूसरी ओर यदि स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियों से स्वायत्त डेबिट भुगतान अधिक हो तो बीओपी में घाटा होता है और असंतुलन प्रतिकूल या विरुद्ध या अनफेवरेबल कहा जाता है। अब देखिए, भुगतान शेष में जो असंतुलन है उसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला है टेम्पररी चेंजेस या डिसइक्विलिब्रियम, जिसको हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन, मौसमी उतार चढ़ाव, कृषि उत्पादों पर मौसम के प्रभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो अस्थायी रूप से असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। और ये आशा की जाती है कि इस तरह के अस्थायी कारणों से उत्पन्न होने वाला जो घाटा है या अतिरेक है थोड़े समय में अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर होता है मौलिक असंतुलन, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। मौलिक जो असंतुलन है उसका अभिप्राय एक देश के भुगतान शेष में असंतुलन में दीर्घकालीन और निरंतर जो है असंतुलन से है। और आईएमएफ के अनुसार यह चिरकालिक या क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है घाटा होता है और इसके लिए बहुत से गत्यात्मक कारक या डायनामिक फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे देश के भीतर या विदेश में उपभोक्ता रुचियों में परिवर्तन जो देश के निर्यात कम करते हैं और आयात बढ़ाते हैं। फिर विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए बहुत अधिक मांग और निर्यातों की बेलोच पूर्ति के कारण देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व में निरंतर कमी। फिर है पूंजी पदार्थ, कच्चे माल, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं, टेक्नोलॉजी आदि की बड़ी आयात तथा बाह्य ऋणग्रस्तता के कारण अत्यधिक पूंजी का बाह्य प्रवाह। फिर है विश्व मार्केट में नीची प्रतियोगिता शक्ति जो निर्यातों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। फिर अर्थव्यवस्था के कई बार भीतर जो स्फीतिकारी दबाव होते हैं वो भी निर्यात को महंगा करते हैं। फिर तीसरा जो है वो है संरचनात्मक असंतुलन, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। संरचनात्मक जो असंतुलन है वो दीर्घकाल में बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा लाते हैं और ये इसके कारण पीछे जो कारण है, एक तो ये है कि घरेलू उद्योग या विदेशों के उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन के तरीकों में तकनीकी परिवर्तन जो कि वस्तु की लागत, कीमत और गुणवत्ता में परिवर्तन लाते हैं। फिर है दूसरे देशों द्वारा सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध। फिर है देश में संसाधनों की कमी जिन्हें उसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। फिर देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह में अनियमितता और पूर्ति की कमी। फिर है चेंज इन एक्सचेंज रेट, घरेलू करेंसी के अधिमूल्यन से बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता है। घरेलू करेंसी के अधिमूल्यन से विदेशी वस्तुएं सस्ती और विदेशों में निर्यात महंगी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप देश अधिक वस्तुएं आयात करता है और कम वस्तुएं निर्यात करता है। इससे पूंजी का जो है आउटफ्लो यानी बाह्य प्रवाह होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता है। फिर है साइक्लिकल जो है फ्लक्चुएशंस यानी चक्रीय उतार चढ़ाव या असंतुलन। व्यवसाय में चक्रीय उतार चढ़ाव से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन होते हैं। जब देश में मंदी होती है तो दूसरे देशों के साथ निर्यात और आयात की मात्राओं में तीव्र गिरावट आती है, परंतु घरेलू उत्पादन में कमी जो है कमी से आयातों की तुलना में निर्यातों में बहुत अधिक कमी हो जाती है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता है और वह प्रतिकूल हो जाता है। फिर है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन यानी चेंजेस इन नेशनल इनकम। देश की राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होना भी असंतुलन का एक
कारण है। यदि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आयात बढ़ जाएंगे और परिणाम यह होगा कि यदि अन्य बातें समान रहे तो आय बढ़ने से तो देखिए बीओपी में घाटा उत्पन्न हो जाएगा। यदि देश पहले से ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर है तो आय बढ़ने से कीमत में स्फीतिकारी वृद्धि होगी और देश की आयात बढ़ जाएंगे तो भी बीओपी घाटा होगा। फिर है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखिए बीओपी में जो असंतुलन है उत्पन्न होने का एक कारण देखिए ये इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति भी होती है। और जबकि देश में स्फीति आती है तो निर्यात की कीमतें बढ़ जाती हैं, परिणाम स्वरूप निर्यात कम हो जाते हैं, पर साथ ही आयात की मांग भी बढ़ जाती है। इस प्रकार निर्यात कीमतों के बढ़ने से निर्यात के कम होने और आयात के बढ़ने का परिणाम यह होता है कि बीओपी घाटा हो जाता है। फिर आर्थिक विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी देश का भुगतान शेष उस आर्थिक विकास की अवस्था पर भी निर्भर करता है, उसके आर्थिक विकास किस अवस्था में है देश। यदि देश विकास की प्रक्रिया में से गुजर रहा है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होगा, क्योंकि वह कच्चे माल, मशीनरी, पूंजी, उपकरण और विकास प्रक्रिया से संबंधित जो सेवाएं हैं उनका आयात करता है और प्राथमिक उत्पादन निर्यात करता है। और देश की महंगी आयात के लिए भुगतान तो अधिक करना पड़ता है और सस्ते निर्यात के बदले प्राप्ति कम होती है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो जाता है। फिर है पूंजी गतियां यानी कैपिटल मूवमेंट्स। देश के उधार लेन देन और उधार से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन पैदा होता है। जो देश दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर ऋण और अनुदान देता है उसके पूंजी लेखे के बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होगा। यदि वह आयात भी अधिक कर रहा है जैसे यूएसए तो उसके बीओपी में क्या होगा, चिरकालिक घाटा रहेगा। दूसरी ओर जो विकासशील देश दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बहुत अधिक कोष उधार लेता है उसका भुगतान शेष अनुकूल नहीं हो सकता है, क्योंकि वह प्रायः खाद्य सामग्री, कच्चा माल, पूंजी वस्तुएं आदि भारी मात्रा में आयात करता है और प्राथमिक उत्पादन ही निर्यात करता है। इस तरह से उधार लेना केवल बीओपी के घाटों को कम करने में ही सहायक होता है। फिर राजनीतिक स्थितियां, पॉलिटिकल कंडीशंस। किसी देश में देखिए राजनीतिक अस्थिरता भी बीओपी घाटे का कारण हो सकती है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, जिससे पूंजी का बाह्य प्रवाह होता है और अंतर प्रवाह रुक जाता है। युद्ध या युद्ध के भय और देश में उपद्रव और अशांति के कारण भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं कि भुगतान शेष में जो असंतुलन है उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए और डिसइक्विलिब्रियम जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, चाहे डेफिसिट हो चाहे सरप्लस हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं किसी देश के लिए। A deficit in the combined current and capital accounts is regarded as undesirable for the country. क्यों? क्योंकि देखिए this is because such a deficit has to be covered by borrowing from abroad or attracting foreign exchange or capital from abroad. क्योंकि उस deficit को हमको विदेशों से उधार लेकर के हमको उसको पूरा करना होता है। This may require paying high interest rates. और ब्याज की भी हमको ऊंची दरों की जो है पेमेंट करना पड़ सकता है। There is also a danger of withdrawing money by foreigners, as happened in the case of Asian crisis in the late 1990s. और एक alternative may be to draw on the reserves of the country, which may also lead to financial crisis. Moreover, the reserves of a country being limited, they can be used to pay for बीओपी डेफिसिट अप टू अ लिमिट। तो हम रिजर्व्स ऑफ कंट्री पर भी डिपेंड करते हैं, तो वो भी एक सीमा तक ही हम उसको भुगतान शेष में घाटे को दूर करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर देखिए जो ये जो एनालिसिस है ऑफ अ कंबाइंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इट इज नॉट करेक्ट इन प्रैक्टिस। ये सही नहीं है। इसका कारण ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज जो है is same thing as capital account surplus. However, it is beneficial for a country to have a current account deficit, even if it equals capital account surplus in BOP. In the short run, देखिए, the country may benefit from a higher level of consumption through import of goods and consequently a higher standard of living. But
excess of imports over exports may be financed by foreign investment in the country. This may lead to increased production, employment, income in the country. In the long run, foreign investors may purchase large assets in the country and thus adversely affect domestic industry, as is the case with multinational corporations. The current account जो deficit है in the BOP of a country may have either good or bad effects depending on the nature of the economy. अब देखिए example के लिए we take a country where domestic industries are rapidly growing and it has current account BOP deficit. अब देखिए ऐसी स्थिति में these industries offer a high rate of return on their investment और this would in turn attract क्या करेगा foreign investment को. As a result, the country would have a capital account surplus due to inflow of capital and current account deficit. This current account deficit is good for the economy. No doubt, the external debt of the country increases. External debt country का बढ़ जाता है, but this debt is being utilized to finance the rapid growth of the economy. तो जो हमारा जो external debt है उसको हम तीव्र आर्थिक विकास के लिए लगा रहे हैं. The real burden of this debt will be very low because it can be repaid out of a higher income in the future. तो भविष्य में जो हमको higher income stream मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ से, उससे हम इसको रीपे कर सकते हैं डेब्ट बर्डन को. इसके ठीक विपरीत अगर इफ अ कंट्री हैविंग एन इनएफिशिएंट एंड अनप्रोडक्टिव डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो क्या होएगा, it will adversely affected by its current account BOP deficit. The country borrows from abroad to finance the excess of spending over consumption. कंट्री क्या करती है, बाहर से उधार लेती है एक्सेस जो स्पेंडिंग है कंजम्पशन के ऊपर उसको करने के लिए. टू अट्रैक्ट फॉरेन बोरोइंग्स द कंट्री विल हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट. दिस विल इंक्रीज मनी बर्डन ऑफ डेब्ट. द रियल बर्डन ऑफ डेब्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. और इफ द करंट कंजम्पशन इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय फॉरेन बोरोइंग्स, द वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी विल डिक्लाइन. तो वेल्थ कम हो जाएगी और इसके साथ ही इट विल लीड टू ईदर रिडक्शन इन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी सो एज टू कंट्रोल द राइजिंग डेट. और अगर फॉरेन बोरोइंग्स आर बीइंग यूज्ड टू फाइनेंस रियल इन्वेस्टमेंट, the country current account BOP deficit will be beneficial for the economy. A high rate of return on real investment, then the interest on foreign borrowings would increase the country's wealth over time through rise in its national income. Thus, a country current account BOP deficit is not always undesirable for a country. वो depend करेगा कि जो domestic industries हैं country की वो कितनी प्रोडक्टिव है. थैंक यू.